अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका हफ़्ता जो है वो बहुत अच्छा गुज़रा होगा। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ हेल्थ कंडीशंस के बारे में और वो किस तरह से हमें अफ़ेक्ट करती हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर परवीन अली और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19 जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया में उसको का इफ़ेक्ट मौजूद है और लोग बहुत सी कंडीशंस का शिकार हुए हैं, बहुत सोशल आइसोलेशन, बहुत से दूसरे ऐसे मेजर्स भी किए जा रहे हैं मुस्तकिल के जिसके ज़रिए से कोशिश की जा रही है कि कोविड-19 का जो असर है उसको कम किया जा सके, फैलाव को रोका जा सके। तो इस पूरे सारे सिलसिले में जो एक बहुत अहम पेशरफ्त है वो है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर। और वैक्सीन को लेके बहुत बन गई हैं वैक्सीन्स, ऑफ़र भी होनी शुरू हो गई हैं बहुत से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, पर जैसे-जैसे वैक्सीन बननी शुरू हुई है, उसी तरह से वैक्सीन को लेके बहुत से मिथ्स, बहुत सी गलतफ़हमियाँ और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो भी सामने आना शुरू हुई हुई हैं। और जिसमें कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको ये समझने की कोशिश करें कि वो किस तरह से हमें अफ़ेक्ट करती हैं। तो जब पूरी दुनिया में ही मिथ्स और गलतफ़हमियाँ कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर मौजूद हैं, लेकिन अगर हम बात करें साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर तो उसमें और ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम इन मिथ्स पर बात करें, कोविड-19 की वैक्सीन को लेके थोड़ी-सी बात करें और उसका प्रोसेस क्या है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज ही एक रिसर्च सामने आई है जिसमें कि लोगों से ये पूछा गया कि वो कोविड-19 की वैक्सीन को लेने के लिए किस हद तक राज़ी हैं या नहीं। और इस रिसर्च में तकरीबन 76% लोगों ने ये कहा कि अगर उनको जीपी बताएगा कि लेनी चाहिए तो वो लेंगे और जब यही परसेंटेज अगर साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर और ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज़ के अंदर देखें, तो वो 76 से नीचे आकर 57% होगी, जिसका मतलब ये कि 57% लोग जो कि ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोविड-19 की वैक्सीनेशन हम करवा सकते हैं। ओवरऑल परसेंटेज जो है व्हाइट पॉपुलेशन के अंदर वो 79%, ओवरऑल परसेंटेज सारे लोगों की मिलाकर कि जिसमें ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक पॉपुलेशन एज वेल एज व्हाइट पॉपुलेशन वो 76%। और अगर हम इसी परसेंटेज को देखें साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर तो दिस इवन रिड्यूस फर्दर, तो ये होगी तकरीबन 55%। सो 55% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि अगर उन्हें एडवाइस किया जाएगा तो वो कोविड-19 की वैक्सीन को लेने के लिए राजी होंगे वरना नहीं। मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये रिसर्च कंडक्ट की गई थी रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ की जानिब से। तो इससे हमें ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं एसोसिएटेड कोविड-19 को लेके और अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत श्योर नहीं है कि लिया जाना चाहिए या नहीं। अम, आपको मैंने ये क्या बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो कम परसेंटेज थी वो साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर थी, एशियन एथनिसिटी के अंदर थी कि जिसमें से लोग काफ़ी कम हैं जो लेना चाहते हैं। तो और उसमें भी ऐसे लोग कि जिनकी लो पेड जॉब्स हैं, जिनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हाई पेड नहीं है, जितना आप अर्न कम करते हैं उतना ही ज़्यादा लाइक्लीहुड थी लोगों की ये कहने की कि वो वैक्सीन लेना नहीं चाहते। इसी रिसर्च से पता चला कि मेन वर आदमी जो है वो दे वर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब, वैक्सीनेशन लेने के लिए ज़्यादा हद तक राज़ी थे बनिस्बत ख़वातीन के। और ऐसे लोग के जो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते वैक्सीनेशन किसी भी तरीके की, उनका नंबर था तकरीबन 8%। साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर से बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वैक्सीन के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो मे बी दे वुड चेंज देयर माइंड और उसको जो लेने का उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि कितनी काफ़ी लेकर प्रॉब्लम्स हैं कोविड-19 की वैक्सीन को लेके कि जिसमें लोगों को ये समझने में दुश्वारी है। और आजकल के ज़माने में कि जब हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं कि जहाँ पे न्यूज़ का फैलाना या मैसेजेस का फैलाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप कोई भी एक मैसेज फेसबुक पे डाल दें या व्हाट्सएप कर दें, तो बहुत आसानी के साथ और बहुत तेज़ी से गर्दिश करता है और हर किसी कोने में रिगार्डलेस के पहले ये होता था कि आप अपने इलाके में कर सकते थे, अब तो पूरी दुनिया में आप एक जगह से मैसेज फैला के कहीं किसी दूसरी दुनिया के किसी कोने में भी बड़े आराम से फैला सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि वैक्सीन क्या है
और इसको किस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल होगा, और उससे जो लेके बहुत ज़्यादा जो मिथ्स हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझा जा सके, ताकि हमारे जो कंसर्न्स हैं वो दूर हो सकें और हम वैक्सीन लेने पे राज़ी हो सकें। सबसे पहले तो वैक्सीन है क्या? वैक्सीन ऐसी दवाई है कि जो आपके जिस्म में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है किसी भी दूसरी ऐसी कंडीशन के लिए कि जिससे आपको बचाना चाहते हैं। तो आपने बहुत सी वैक्सीन के नाम सुने होंगे। हम बचपन से ही बहुत ज़्यादा वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म की ले रहे होते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम वेरियस डिफरेंट कंडीशंस। एग्जाम्पल्स कुड बी पोलियो की वैक्सीन आपने सुनी होगी, मीजल मम्स और रूबेला MMR के नाम से वैक्सीन होती है, वो आपने सुनी होगी। हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, और इसी तरह की बहुत सी मुख्तलिफ वैक्सीन हैं कि जो या तो एक सिंगल डोज में दी जाती हैं या एक से ज्यादा डोजेस में भी लोगों को दी जाती हैं। तो वैक्सीन का प्रोसेस क्या है, आपको किस तरह से मिल सकती है, उससे पहले शायद ये बात कर लें कि लोगों के अंदर जो मिथ्स हैं बहुत सारे, वो कौन कौन से हैं। तो एक जो सबसे पहला सवाल जो आपको सुनने में मिलता है कि जी वैक्सीन बहुत जल्दी डेवलप हो गई है, तो इसलिए हमें ये नहीं पता कि ये सेफ भी है या नहीं, और इसलिए हम इसको लेना नहीं चाहते। कि वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं, तो ये किस तरह से इतनी जल्दी डेवलप हो गई। तो इसमें इसके दो जवाबात हैं। एक तो ये कि कोविड-19 की तरह की जो बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी आपको इतनी तेजी से फैलती हुई इतनी आसानी से नजर नहीं आती। तो जब वैक्सीन बनाने की बात होती है, तो लोगों की अवेलेबिलिटी के जिनको वो बीमारी हुई हो और उसका बीमारी का अंदाजा किया जा सके किस तरह से, और वैक्सीन बनाने में उसकी हेल्प मिल सके, वो काफी मुश्किल होती है। क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना ही उसको ढूंढना और उन लोगों के साथ काम करना काफी मुश्किल है। उसमें से कुछ लोग राजी होंगे करने के लिए और कुछ लोग नहीं राजी होंगे करने के लिए। तो वो एक और मुश्किल डालता है लोगों के लिए कि आप किस तरह से उनको इन्वॉल्व करें वैक्सीन बनाने में। विद कोविड-19 बीमारी बहुत ज्यादा आम है, बहुत सारे लोगों को मौजूद है, और बहुत सारे लोग इसकी मदद भी करना चाहते हैं इसकी वैक्सीन को डेवलप करने में। तो एक तो हमारे पास ये जो मसला था वो हल हो गया। दूसरी बात, किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए ये सही है कि सालों लग जाते हैं, लेकिन वो सालों इस वजह से लगते हैं क्योंकि वैक्सीन बनाने पे पैसा बहुत ज्यादा लगता है, और बहुत सी कंपनीज और बहुत सी गवर्नमेंट्स और बहुत सारी जो फंडिंग बॉडीज हैं वो ये डिसाइड करने में कि पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, काम आएगी वैक्सीन, किसी काम की होगी या नहीं होगी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जबकि अगर हम कोविड-19 की सिचुएशन देखें, तो हमें ये पता है कि कोविड-19 इज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जिसने पूरी दुनिया को एक अपने शिकंजे में लिया हुआ है, और पूरी दुनिया ही उससे अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स, पूरी दुनिया की ऐसी एजेंसीज के जो फंडिंग जिनका दे सकती हैं, वो सब के सब राजी थे फंडिंग देने के लिए, और उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी वो फंडिंग मुहैया की। इसके अलावा जो रिसर्च के प्रोसेसेस होते हैं, यूजुअली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक चलने में काफी टाइम लगता है। जो रेगुलेशंस आपको चाहिए, जो परमिशंस आपको चाहिए, लोगों को ढूंढने में आपको जितना टाइम लगता है, वो सब काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि हर तरह की रिसर्च और बाकी सारी जितनी एक्टिविटीज हो रही थी वो बंद हो गई, और सब लोगों ने कोविड-19 की से रिलेटेड रिसर्च पे, कोविड-19 को लेके जो वैक्सीनेशन बन रही है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, जिसका जिसका कॉन्सिक्वेंस ये है, ये जिसका नतीजा ये है कि एक एफर्ट जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की थी वो ज्यादा होगी, हर किसी का फोकस उसी के ऊपर था, और इसलिए वैक्सीन बनने में जितना लंबा अरसा लगता है, पैसे अरेंज करने की वजह से, अप्रूवल्स लेने की वजह से, लोगों को ढूंढने की वजह से कि जो मदद करें, वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो आई होप कि ये वाला आपका जो है एक मिथ जो आपने सुना हो बहुत, वो इसको थोड़ी सी सफाई मिली हो। एक और जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि बिकॉज वैक्सीन इतनी जल्दी बन गई है, तो इसका मतलब रेगुलेटर्स ने जरूर कॉर्नर्स कट किए होंगे, और जरूर जो है चीजें अच्छी तरीके से देखी नहीं होंगी, इसलिए इतनी ज्यादा जल्दी बन गई। अगेन ये गलतफहमी है, क्योंकि वैक्सीन, जैसे मैंने आपको बताया, कि जल्दी इसलिए बनी कि सारी जो प्रोसेस थे वो बहुत ज्यादा फास्टर थे, और दूसरी जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो मुख्तलिफ उस पे वैक्सीन के हो रहे हैं, तो वो बजाय इसके कि एक के बाद एक किया जाता, वो पैरेलल एक साथ एक टाइम पर चल रहे थे, जिसकी वजह से प्रोसेस जो है आपका वो और ज्यादा तेज हो गया।
अगर आपने डॉक्टर जून रेन जो कि हेड ऑफ रेगुलेटर है MHRA की, जो कि वो एजेंसी की जो सारी वैक्सीन्स को और हर तरह की मेडिकेशंस को अप्रूव करती है, उन्होंने ये कहा कि तेजी से बनने का ये नहीं मतलब कि किसी भी तरीके के कॉर्नर्स कट किए गए या उसको अच्छे तरीके से सेफ्टी के चेक्स नहीं किए गए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि लोगों ने दिन रात काम करके और अच्छे तरीके से उस पे पूरी तवज्जो लगा के और सिर्फ वही काम करके उस वैक्सीन के बनाने के अमल को तेज किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉर्नर्स कट हो गए इसलिए जल्दी बन गई है और इसलिए इफेक्टिव नहीं है। तीसरा जो एक मिथ है या एक जो गलतफहमी पाई जाती है वो ये है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेके खास तौर पे कि उसके अंदर अबॉर्टेड फीटस जो है उनका सेल मौजूद है। एक फेसबुक के ऊपर एक वीडियो या एक जो इंफॉर्मेशन पेश की गई थी कि जिसमें ये बताया गया कि जो MRC5 सेल लाइंस जो कि डेवलप की गई हैं ओरिजिनली फ्रॉम लंग टिश्यू से जो ऑफ 14 हफ्ते का अबॉर्टेड मेल फीटस उसके लंग टिश्यू से बनाई गई हैं, तो इसलिए फीटल सेल वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अगेन एस्ट्राजेनेका जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई उन्होंने कंफर्म किया कि इस तरह की कोई बात नहीं है और कोई भी इस तरह के सेल्फ वैक्सीन बनाने में और किसी भी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। और जिस प्रोसेसेस की बात हो रही है वो बहुत 1970s के उसमें वैक्सीन बनाने में सेल के जो स्ट्रेन्स हैं वो इस्तेमाल होते थे, बट अभी उसका कोई किसी भी तरीके का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं किया जाता और ना किया गया है। और MRC5 सेल्स जो हैं ये वो सेल्स हैं भी नहीं जो किसी अबॉर्टेड फीटस से लिए गए हैं। दीज आर सेल लाइंस की जो कि लेबोरेटरी में डेवलप की गई हैं, लेबोरेटरी में बनाई गई हैं कल्चर के थ्रू और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी किस्म के फीटल सेल का होना इस वक्त मुमकिन नहीं है और ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी गलत है। फिर एक और जो आप मिथ सुनेंगे वो ये है कि गवर्नमेंट ऐसे लॉज बना रही है कि जिसके जरिए से अनलाइसेंस अनटेस्टेड वैक्सीन जो लोगों को दी जा सकें और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कोई ये देखने वाला नहीं होगा कि कौन सी जो मेडिसिन है वो उसका कोई साइड इफेक्ट्स भी है या नहीं। Again, this is completely incorrect. गवर्नमेंट ने रूल्स को देखने के लिए और अनलाइसेंस वैक्सीनेशन के रूल्स को देखने के लिए कंसल्टेशन भी रखी गई थी और अनलाइसेंस्ड वैक्सीन या अनलाइसेंस्ड मेडिकेशंस का मतलब ये नहीं होता कि वो अनटेस्टेड भी हों और उनको टेस्ट ना किया जा सके, ना किया गया हो। अनलाइसेंस और अनटेस्टेड होना एक कंप्लीटली बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की बात है और अगर कभी किसी ऐसी तरह की कोई अनलाइसेंस मेडिकेशन होती भी है तो भी उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चेक की जाती हैं। तो दिस इज नॉट एक्चुअली द केस कि आप किसी भी किस्म की अनलाइसेंस और अनटेस्टेड मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी। एक और मिथ जो आप सुनते हैं वो ये है कि वैक्सीन्स आपके डीएनए को ऑल्टर कर देती हैं। अगेन ये भी एक गलतफहमी है और वैक्सीन ऐसा कोई ऑल्टरेशन आपके डीएनए के साथ या आपकी बॉडी के साथ नहीं करती कि जिससे कि आपकी बॉडी किसी मुख्तलिफ तरह के हमले का शिकार हो सके या किसी और के कंट्रोल में आ जाए। तो ये भी एक मिथ ही है। एक और मिथ जो सुनने में आया है कि डॉक्टर अलीसा ग्रांटो जो कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट थी वैक्सीन ट्रायल के अंदर कि उनकी डेथ हो गई। उनको वैक्सीनेशन मिली, उनकी डेथ हो गई। अगेन जैसा मैंने कहा ये भी गलतफहमी है और ये फॉल्स क्लेम है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी डेथ नहीं हुई और बल्कि उन्होंने अपनी डेथ को लेकर जितनी भी जो क्लेम्स थे उनको ट्विटर पर गलत भी करार दिया और खुद उनको रिस्पॉन्ड भी किया। फिर एक और मिथ आप सुनेंगे कि बिल गेट्स इज यूजिंग द वैक्सीन टू सीक्रेटली माइक्रोचिप द वर्ल्ड, कि बिल गेट्स जो माइक्रोचिप बनी हुई है वैक्सीन के अंदर जो कि लोगों की बॉडी में डाल दी जाएगी और उससे कि आपका दिमाग या आपकी बॉडी किसी और के कंट्रोल में चली जाएगी। ऐसा इसलिए है कि अगेन कंस्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा इसलिए है कि गेट्स एंड फाउंडेशन जो है उन्होंने काफी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की काफी इन्वेस्टमेंट और काफी उन्होंने पैसे इस वैक्सीनेशन को डेवलप करने में डोनेट किए हैं
और लोग ये समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है इसलिए किसी किस्म की माइक्रोचिप बन रही है। देयर इज नो एविडेंस व्हाटसोएवर कि किसी भी तरह की कोई माइक्रोचिप ऐसी बनी है कि जो आपकी और या इस वैक्सीन के अंदर मौजूद है कि जो आपकी बॉडी के अंदर डाल दी जाए और जिससे कि आपकी बॉडी का डेटा या कोई और ऐसी चीज किसी और के पास जा सके। इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रॉन्ग है। इसका इट्स जस्ट कंस्पिरेसी थ्योरी जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। एक और जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अगर ये वाली वैक्सीन ली जाए तो क्या ये वैक्सीन जो फ्यूचर में किसी दूसरी तरह के न्यू स्ट्रेन्स आते हैं वायरसेस के लिए तो क्या उससे मुझे प्रोटेक्ट करेगी या उससे प्रोटेक्ट मुझे नहीं कर सकती? वेल, वायरसेस के न्यू स्ट्रेन्स आते रहते हैं। तो जैसा कि आप आजकल भी सुन रहे होंगे कि कोविड-19 का भी जो वायरस है उसका भी एक और तरह का स्ट्रेन और उसकी शेप भी चेंज हो रही है। लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसी इंडिकेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये बताए कि ये वैक्सीन किसी दूसरे स्ट्रेन के लिए अफेक्टेड नहीं होगी या किस तरह से इसका अफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हमें पता चलेंगी। लेकिन ये कि वैक्सीन को लेके अगेन दिस इज समथिंग विच इज अ मिथ और लोग उसको लेके परेशान हैं। एक और जो खबर सुनने में मिलती है वो ये है कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो थैलिडोमाइड स्कैंडल की तरह से। थैलिडोमाइड एक मेडिकेशन थी जो कि 1950s और 60s में बनाई गई थी और एज अ ट्रीटमेंट यूज होती थी मॉर्निंग सिकनेस के लिए। प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं उनमें मॉर्निंग सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती थी और उसकी वजह से काफी बर्थ डिफेक्ट हुए थे और बहुत से पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स भी रेट हुए। उसके तो उसी को लेके ये कहा जाता है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है वो एक उसी तरह का थैलिडोमाइड स्कैंडल की तरह की रिपीटेशन है। थैलिडोमाइड का कंपैरिजन वैक्सीन के साथ आप नहीं कर सकते। थैलिडोमाइड की जो मेडिकेशन थी वो डायरेक्टली ब्लड में दी जाती थी जबकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो आपके ब्लड में या कुछ इस तरह की नहीं थी। इट्स जस्ट अ वैक्सीन कि जो आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज डेवलप करने में मदद करती है। थैलिडोमाइड का जो ड्रग है, थैलिडोमाइड ड्रग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिंग की गई थी और उसका पूरा जो मॉनिटरिंग सिस्टम और बाकी जो सारी जो आज की दुनिया में अवेलेबल है जिसके जरिए से ड्रग्स की सेफ्टी और वैक्सीनेशन की सेफ्टी चेक की जाती है वो उस वक्त नहीं थी। तो इसलिए इसको उसके साथ कंपेयर करना किसी भी तरीके से ठीक बात नहीं है। और वैक्सीनेशन जनरली अगर हम देखें तो यूजली सेफ होती हैं, सेफ मेडिकेशंस होती हैं और बहुत ज़्यादा अरसे तक वैक्सीनेशन दुनिया में अवेलेबल हैं, वैक्सीनेशन होती हैं, बहुत सी दूसरी कंडीशंस की वैक्सीनेशन होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइंसदानों को ये नहीं था पता कि वैक्सीन कैसे बनानी है या उसका प्रोसेस किस तरीके से है। जो देर लगनी थी या जो चीज़ें थी वो ये थी कि कंडीशन को समझने में और उससे आगे किस तरह से वैक्सीन बनाई जा सकती है उसमें देर लगी थी। तो जनरली स्पीकिंग वैक्सीनेशन आर यूजुअली फेयरली सेफ होती हैं लोगों के लिए। तो उसका कंपैरिजन थैलिडोमाइड के साथ किसी भी तरह से करना गलत है और ठीक नहीं है। इसके अलावा एक और जो मिथ है वो ये है कि अब सारे लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो अगेन दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लगाना नहीं चाहेगा वैक्सीन तो उसको भी फोर्स करके वैक्सीन लगाई जाएगी। हर किसी के पास हाँ या ना कहने का इख्तियार मौजूद है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कल जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये देखें और इसको एक बाय लॉ मैंडेटरी करार दे दें कि हर किसी को वैक्सीनेशन लगनी है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई चीज नहीं है। अगर जो लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते उनके पास ये राइट है कि वो वैक्सीन लगाने से मना कर सकते हैं। और उनको कोई इस तरह की मजबूरी के जी आपको लाजमन ही वैक्सीनेशन लगवानी है और आपको हर हाल में वैक्सीनेशन लगवानी है, इस तरह की कोई चीज अभी तक मौजूद नहीं है। तो आई होप कि ये जो हमने मुख्तलिफ सवालात देखे हैं या मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी बात की हमने उससे आपको थोड़ी सी मदद मिली हो ये समझने में कि जो गलतफहमियां फैली हुई हैं कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर, दीज आर नॉट ट्रू और उनका कोई हकीकत नहीं है। और उनको जब कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बारे में आप डिसीजन लें तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सोच के समझ के पता होनी चाहिए।
आप कभी भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो आपको मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को लेते वक़्त ये देखें कि वो इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है, किस वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर रहे हैं, सिंपली फ़ेसबुक पर या ट्विटर पर या किसी ऐसी जगह से इन्फॉर्मेशन लेकर उसको यकीन कर लेना और उसको आगे फॉरवर्ड करना अब जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए भी और दूसरों के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हम जो भी जो इन्फॉर्मेशन हम किसी भी तरीके के लिए उसको बहुत अच्छे तरीके से सोचें, समझें, देखें और उसके बाद किसी और को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो आई होप कि इससे कुछ जो मिथ्स हैं या कुछ जो गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर हुई होंगी कोविड-19 की वैक्सीन को लेके। ब्रेक पे जाने का टाइम हो रहा है, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रही थी कि मैं ये बता दूँ कि यूके के अंदर ख़ास तौर पे प्रायोरिटी लिस्ट एक बनी गई है कि जिसमें ये देखा गया कि किन लोगों को वैक्सीन पहले और किन लोगों को वैक्सीन बाद में मिलेगी। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले जो वैक्सीन लेने की कतार में लोग शामिल हैं, वो हैं कि ऐसे लोग जो केयर होम्स में रहते हैं, ओल्डर एडल्ट्स हैं या जो उनके केयरर्स हैं, जिनकी केयर कर रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों को मिलेगी, फिर उसके बाद ऐसे सारे लोग जो 80 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के हैं और फ्रंट लाइन हेल्थ एंड सोशल केयर वर्कर्स, तो वो लोग जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, उनको वैक्सीन मिल सकती है। फिर उसके बाद ऐसे सारे लोग जो 75 साल से ज़्यादा हैं और फिर वो सारे लोग जो 70 साल से ज़्यादा हैं और किसी दूसरी कंडीशन का या किसी और ऐसी कंडीशन का शिकार है कि जो उनको वल्नरेबल इंडिविजुअल की कैटेगरी में लेकर आती है। फिर उसके बाद ऐसे लोग जो 65 साल से ज़्यादा हैं, फिर 16 से लेके 64 साल के जो लोग हैं, वो ऐसे लोग कि जिनको इस उम्र की रेंज में है, लेकिन उनको कोई हेल्थ कंडीशन भी है इसके साथ। फिर उसके बाद 60 साल से के जो लोग हैं, फिर 55 साल के और फिर उसके बाद जो 50 इयर्स के के लोग हैं या उससे ज़्यादा हैं, उनको वैक्सीन मिलेगी और इवेंचुअली सारे लोगों को इस तरीके से वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो और ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं और हम बात करेंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन है क्या और आपको किस तरह से उसका प्रोसेस होगा और आपको वो वैक्सीन किस तरह से मिलेगी। थैंक यू।